समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उनका डिफिनेशंस एंड देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी के मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज से बना है, जिसका अर्थ बड़ा लार्ज होता है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका उद्देश्य साधनों के पुनर्रोजगार एवं साधनों के विकास से संबंधित नीतियों एवं समस्याओं के अध्ययन से है। इसीलिए इसे आय सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इट मीन्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। इसके अध्ययन के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण समूहों के एक साथ अध्ययन किया जाता है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के लिए। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य संतुलन विश्लेषण, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप्स देखते हैं। इसमें इसको आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत और आय एवं रोजगार का सिद्धांत के अंतर्गत आता है उपभोग सिद्धांत और विनियोग। और सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत के अंतर्गत आता है इन्फ्लेशंस बैंक। और आर्थिक विकास के अंतर्गत इसका मॉडल आते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं। दुर्लभता के कारण उत्पन्न मूल आर्थिक समस्याएं 6 होते हैं। 6 समस्याएं हैं। क्या किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, पुनर्रोजगार की समस्या, आर्थिक विकास करना और साधनों का कुशलतम उपयोग। ये सब आते हैं इसके स्कोप्स में। एंड अब हम लोग देखते हैं डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण के अंतर्गत इसमें मांग, इच्छा और आवश्यकता, डिमांड, वांट्स एंड नेसेसरीज। प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। अगर पूछेगा मांग क्या है तो प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है, इफेक्टिव वांट्स। प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है? प्रभावपूर्ण इच्छा वस्तु की प्रतीक्षा, निश्चित समयावधि, वस्तु की कीमत की जानकारी होना, उस वस्तु के लिए आवश्यक क्रय शक्ति एवं पर्याप्त आय, व्यय करने की तत्परता। ये सब प्रभावपूर्ण इच्छा की प्रभावपूर्ण इच्छा है। उपयोगिता विश्लेषण, इसमें उपयोगिता विश्लेषण को कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, गणात्मक मापात्मक कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर्वप्रथम व्याख्या करने का श्रेय इसका जाता है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गॉसेन को। इसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को प्रतिपादित कौन किए थे? गॉसेन किए हैं, परंतु इसे गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। उपयोगिता को प्रथम नियम भी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग गॉसेन का प्रथम नियम या फिर उपयोगिता का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत परंतु इस सिद्धांत को वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय मार्शल को जाता है। जो इस सिद्धांत है उसका वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय मार्शल को जाता है। अन्य बातें के समान रहने पर जैसे जैसे एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाता है तो अतिरिक्त इकाइयों के मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है।
जैसे हम लोग देखते हैं उपभोग की इकाइयाँ और इसका यूटिलिटी उपयोगिता। अगर एक के लिए उसको 10, 2 में 8 मिलती है उपयोगिता उसका यूनिट्स, 3 इकाई को यूज करने पे उसका 6 होती है अनुभूति, 4 पे 3, 5 पे हो जाते हैं उसको 0, और वहाँ पे उसका उपयोगिता ख़त्म हो जाती है, 6 पे माइनस में चलने जाती है। मान्यताएं हैं उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो आपको प्रोसेस है ये 1 घंटा 2 घंटा के बाद होना चाहिए। ये जो उपभोग की प्रक्रिया है इसको मापना है तो ये लगातार होनी चाहिए। उपभोग वस्तु का निश्चित आकार होनी चाहिए। इसमें जैसे आप रोटी यूज कर रहे हैं तो रोटी का साइज 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा छोटा होना चाहिए। वस्तु निश्चित आकार के साथ साथ उसके रूप गुण समान होनी चाहिए। इसमें उपभोक्ता को विवेकपूर्ण व्यवहार रीजनल बिहेवियर होनी चाहिए। उपभोक्ता की रुचि आदत में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। अब उसको आगे देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद। इसके अंतर्गत क्या क्या अपवादें आती हैं उसको देखते हैं हम लोग, क्या क्या अपवाद हो सकती है। तो है सीमांत उपयोगिता में इसको में नहीं जो लागू नहीं होती है वो अपवाद हो जाएगी। तो उपभोक्ता को पागलपन या एबनॉर्मल होना ये अपवाद है कि अब अगर पागल रहेगा तो अपना उसको इकाई का पता नहीं चल पाता है कितना उसका संतुष्टि हुआ, यूटिलिटी कितना उपयोग किया। आय में परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की रुचि फैशन बदल जाए, उपभोक्ता के वस्तु के आकार बदल दिए जाए। 5 है उपभोक्ता की क्रिया को लगातार नहीं हो। 6 है दुर्लभ वस्तुएं के संग्रह के संबंध में। 7 है सुमधुर संगीत के संबंध में, क्योंकि सुमधुर संगीत अगर सुना जाए तो उससे आपको ये जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होगी, उसका इकाई आप सोचते रहिएगा कि और सुने अच्छा, जितने अच्छे लगेगा सुमधुर संगीत रहेगा। तो नस्लीय वस्तुओं के संबंध में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को लागू होने के कारण किसी अर्थव्यवस्था विशेष की संतुष्टि हो सकती है। दूसरा कोई भी वस्तु एक दूसरे के पुनः नहीं होना चाहिए। जैसे एक अक्ष वाई अक्ष लेते हैं, सीमांत उपयोगिता यहाँ इकाई यहाँ, तो इसको में ए जो है इसका यूनिट एमयू है। आगे नेक्स्ट देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपभोग। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपभोग, इसमें वस्तु के मूल्य निर्धारण में होती है। और हीरा जल विरोधाभास, इसमें हीरा जल विरोधाभास जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी देखते हैं। हीरा में क्या होती है बहुत अधिक उसका यूनिटी होती है, लेकिन टोटल यूनिटी अगर देखा जाए यूटिलिटी तो कम होती है। मूल्य प्राइस देखिए तो अधिक होती है इसका। और वही जल में जस्ट अपोजिट होता है, एमयू जो होती है कम होती है, टीयू होती है बहुत अधिक होती है, और इसका मूल्य कम होती है। तो इसी के लिए इसका जस्ट अपोजिट लक्षण के कारण हम लोग हीरा जल विरोधाभास के नाम से भी जानते हैं। उपभोक्ता बचत के सिद्धांत में सीएस एरिया देखिए एपीई ए जो ये हो गया एपीई ए जो हो गया एरिया वो एपीई सीएस हुआ। कुल व्यय इक्वल टू कुल कीमत इंटू मात्रा, ओपी इंटू ओक्यू, ओपी इक्यू। राजस्व के क्षेत्र सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन ने दिए हैं, प्रतिपादन किए हैं। एक गोसेन का दूसरे नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय जाता है मार्शल का जाता है। वैज्ञानिक व्याख्या मार्शल किए हैं, तो इनका श्रेय जो है वो मार्शल को जाता है। इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या है तो प्रतिस्थापन का नियम, इसका नाम है अधिकतम संतुष्टि का भी नियम कहा जाता है। प्रतिस्थापन का नियम 3rd नेम है और 4th नेम है अधिकतम संतुष्टि का नियम। मीनिंग देखते हैं इसका, अन्य बातों को समान रहने पर किसी उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि तभी अधिकतम होती है जब वह साधनों को इस प्रकार
प्रत्येक वस्तु पर व्यय करें कि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। जैसे इसे आप देख सकते हैं, उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता संतुलन वह बिंदु या स्तर है जिस बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति होती है। जैसे एक वस्तु के लिए MU/MXY में MU/X/PX होती है। उपभोक्ता संतुलन वह बिंदु है जिस बिंदु पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होती है। एट ई पॉइंट पर देते हैं हम लोग, ए पॉइंट पर संतुलन, उपभोक्ता संतुलन पर, तो MU/PX होगा। सेकेंड इसका देखते हैं, MU/PX लेस देन MU/M, देन वस्तु की मात्रा जो है उसको कमी लाएगा। दो वस्तु के संबंध में उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जब मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एवं उनके कीमत अनुपात के बराबर होगा। MU/M = MU/X/PX, MU/Y/PY, MU/Z/PZ = N होगी। इसमें देखिए आप, इसका दो वस्तु के केस में MU/Y/PY और MU/X/PX का रेखाचित्र बनाया गया है। इस पे कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ ग्रेटर होगा और कहाँ पे PX है उसका दिखाया गया है। इस तरह उपभोक्ता संतुलन की जो बिंदुएं हैं वह बिंदु है उपभोक्ता संतुलन जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता और का अनुपात कीमत अनुपात के बराबर होती है। इट मीन्स कि MU/Y = PX/PY। इसमें MU/PX ग्रेटर देन MU/PY/PY, देन MU/MY ग्रेटर देन PX/PY। उपभोक्ता Y की जगह X का प्रतिस्थापन करनी चाहती है और MU/PX लेस देन MU/Y/PY रहेगा। तो इसमें हो गया क्या कि X वस्तु X के जगह पर प्रतिस्थापन करेगा Y। इसमें सब ये आत्मगत अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है इसका। नेक्स्ट देखते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण। उदासीनता वक्र विश्लेषण में हम लोग उदासीनता वक्र विश्लेषण को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। अधिमान वक्र, तटस्थता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम उदासीनता वक्र का प्रयोग 1881 में एजवर्थ ने किया। इनकी पुस्तक है मैथमेटिक्स साइज। बाद में 1892 में इरविन फिशर ने किए। 1906 में पैरेटो ने इसका प्रयोग किए। परंतु इस विश्लेषण का वास्तविक अथवा वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय हिग्स एंड एलन को जाता है। हिग्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल 1869 में, ए रिवीजन ऑन डिमांड थ्योरी 1856 में पुनः इस विश्लेषण का प्रयोग किए। यह विश्लेषण दोबारा कर्मवाचक वीक ऑर्डिनल अप्रोच अवधारणा पर वर्णित होती है। उदासीनता वक्र की मान्यताएं। इसका सदैव दो वस्तुओं का प्रयोग होती है। इसमें वस्तुओं की कीमत दी हुई होती है। वस्तु समरूप होनी चाहिए, होमोजेनियस होनी चाहिए। वस्तु में अविभाज्य होते हैं। उपभोक्ता के संगत पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उपभोक्ता जो है पूर्ण प्रयोक्ता में मान्यता होनी चाहिए। क्रमवाचक ऑर्डिनल होनी चाहिए। उदासीनता वक्र अन्य बातों के समान रहने पर उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को बतलाता है जिसमें उपभोक्ता को सामान्य संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसमें देखिए संयोग, एक वस्तु Y उसके प्रयोग कर रहा है तो इसको में संतुष्टि स्तर समान दिखा रही है। इसके में रेखाचित्र के अनुसार देख सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है विश्लेषण में। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। ये तटस्थता वक्र होती है। इसमें आपको बाएं से दाएं नीचे की ओर होने के कारण
जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा बढ़ाया जाता है वैसे वैसे दूसरी वस्तु की मात्रा में त्याग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते, काट नहीं सकते हैं। उदासीनता वक्र अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं, कभी भी उदासीनता वक्र अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के जितने अधिक दूरी पर होगा वह उतना ही अधिक संतुष्टि को बतलाने वाला होगा। ये उदासीनता वक्र देखिए मूल बिंदु से जितना दूरी होगा उतना ही अधिक संतुष्टि अक्षर को बताएगा। इसमें देखिए विश्लेषण किया हुआ है। दो उदासीनता वक्र के बीच असंख्य उदासीनता वक्र हो सकते हैं। उदासीनता वक्र नामकरण मनगढ़ंत होती है, ये मनगढ़ंत है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, कन्वेक्स। उत्तल होने का कारण घटती सीमांत की प्रतिस्थापन दर होती है। उदासीनता वक्र होने का घटती प्रतिस्थापन का दर, डिमिनाइजिंग मार्जिनल मैग्निफिकेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जैसे जैसे एक वस्तु की समान मात्रा बढ़ाई जाती है वैसे वैसे दूसरी वस्तु की मात्रा में जो त्याग किया जाता है वह घटती दर से होती है। देखिए इसमें एक को बढ़ाई जा रही है तो एक घटती होती है। जैसे यहाँ पे देखिए बी डी ई एफ एम आर एक्स वाई माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एम आर एक्स वाई एक्स होगा पहले तो ऊपर आपका एक्स जाएगा और नीचे वाई, जो पहले रहेगा वो नीचे और जो बाद में रहेगा वो ऊपर जाएगा। उदासीनता वक्र गोलाकार हो सकता है, जो उदासीनता वक्र होता है वो गोलाकार भी हो सकता है। अपवाद में है कि स्थापन वस्तुओं के संबंध में, अपवाद में स्थापन वस्तु के संबंध में ये होती है कि प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। प्रतिस्थापन के वस्तु के संबंध में उदासीनता वक्र बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे गिरती हुई सीधी सरल रेखा होती है। इसका कारण है सीमांत प्रतिस्थापन की दर समान होती है। पूरक वस्तु के संबंध में अनुपूरक ज्वाइंट्स गुड्स, सप्लीमेंट्स गुड्स। पूरक वस्तु की उदासीनता वक्र एल आकार की होती है। पूरक वस्तु के केस में उदासीनता वक्र जो होती है वो एल आकार की होती है। MRS = 0 होती है। इसमें नोट्स, सामान्यतः MRS XY ऋणात्मक घटती हुई होती है। स्थापन वस्तु के केस में MRS XY कांस्टेंट होती है और पूरक वस्तु के संबंध में शून्य होती है MRS XY। तो इसमें तीनों प्रकार के देख लिए। सामान्य केस में ऋणात्मक घटती हुई होती है, स्थापन के केस में स्थिर होती है और पूरक के केस में 0 होती है, शून्य होती है। उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन बजट रेखा, आय रेखा, कीमत रेखा, ये कीमत और औसत रेखा। अन्य बातों को समान रहने पर बजट रेखा दो वस्तुओं के संभावित मात्राओं के संयोग को बताता है जिसमें उपभोक्ता अपने सीमित मौद्रिक आय से खरीद सकता है। इसलिए EF = कीमत रेखा। EABCDF संयोग है, वह अपने निश्चित मौद्रिक आय खरीद सकता है। इसमें एक M = X × PX + Y × PY होती है। इसमें देखिए M हो गया मौद्रिक आय होती है, X होती है वो X की मात्रा होती है, PX होता है X की कीमत, Y होता है Y की मात्रा और PY होती है वो जो Y की कीमत। बजट रेखा में परिवर्तन। प्रारंभ में बजट रेखा AB है। इसमें परिवर्तन देखिए इसका दिखाया गया है कि पहले प्रारंभ में बजट रेखा AB होती है, उसको घटने से AC होती है, उसके बाद D हो रही है। उसके बाद दूसरा में देखिए एक अक्ष में A से D, पहले अगर प्रारंभ में B होती है AB तो फिर AD होती है, AC बढ़ते रहती है, उसका परिवर्तन होती रहती है। 4 फिगर 1 में देखिए Y कीमत स्थिर है, निश्चित आय जो है स्थिर है, डेल्टा X PX परिवर्तन हो रही है।
उसी प्रकार तीनों में ये दिखाया गया है। उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में देखिए आपको उपभोक्ता संतुलन, उदासीनता वक्र जो विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की यह आवश्यक शर्त है कि जिस बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र स्पर्श करती है या फिर स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उत्तरोत्तर होती है। तो देखिए इसमें देखिए फिगर में वस्तु की वाई मात्रा हो गया, एक्स मात्रा हो गया, ये बजट रेखा हो गया एफ, इसमें एक है IC1 IC2, ये बी पॉइंट नीचे हो गया। तो उपभोक्ता संतुलन बिंदु क्या होगी इसमें, तो डी बिंदु, ये जो होगा वो डी है यहाँ, तो ये उपभोक्ता संतुलन बिंदु हो जाएगी। सीमांत प्रतिस्थापन की दर कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए एट पॉइंट डी पे। तो MRS XY इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स PX बाई PY होती है। संतुलन में कीमत रेखा की ढाल उदासीनता वक्र की ढाल के बराबर होती है। प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में, प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में कीमत रेखा क्या होती है, तो इसका देखिए उपभोक्ता संतुलन एम एन, इसको में एम है तो इसको में एन है उपभोक्ता संतुलन, MN बजट रेखा हो गया। पूरक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता संतुलन E इक्वल टू उपभोक्ता संतुलन तो L आकार की होती है इसमें पूरक वस्तु में। और बिंदु Q बिंदु पर MRX XY ग्रेटर देन PX बाई PY होगा। और उसके बाद Q2 बिंदु पर क्या होगा, लेस देन होगा, और Q बिंदु पर होगा वो बराबर होगा, Q1 पे अधिक होगा। उपभोक्ता विश्लेषण एवं उदासीनता वक्र विश्लेषण में समानताएं, उपयोगिता के संख्यात्मक माप एवं क्रमवाचक माप समानता होती है। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, मार्शल के विश्लेषण एवं हिग्स के विश्लेषण में समानता होती है। दोनों में आय स्थिर माना जाता है। दोनों पूर्ण प्रतियोगिता में के सामान्यता स्तर पर होती है। उपभोक्ता विवेकशील है। दोनों की संतुलन दशा बराबर होती है। मार्शल जो है MUX बाई PX MUY बाई PY, हिग्स का है MUX बाई MUY इक्वल टू MUX बाई PY। MRS XY PX बाई PY होती है। MRS XY इक्वल टू MUX बाई PY होती है। विभिन्नताएँ क्या होती है, भिन्नताएँ इसका देखिए, मार्शल ने इस एक साथ कई वस्तुएं लिए हैं। मार्शल जो हैं वो एक साथ कई वस्तु को लेकर विश्लेषण से किए हैं। तो AO इक्वल टू AF फंक्शंस ऑफ XY ऐसा डॉट है। और हिग्स है वो दो वस्तु के केस में ये काम किए हैं। मार्शल गणना या संख्यात्मक माप उपयोगिता को माप सकते हैं, और हिग्स हैं वो क्रम प्रदान करते हैं, उसका एक क्रम प्रदान किए हैं। मार्शल का विश्लेषण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होती है LDMU के पर, जबकि हिग्स का विश्लेषण होता है DRMS पे आधारित होती है। मार्शल का विश्लेषण कीमत प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव को व्याख्या नहीं करता है, जबकि हिग्स विश्लेषण प्रभाव को व्याख्या करता है। कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिस्थापन प्रभाव एवं आय प्रभाव का व्याख्या करता है। रॉबर्टसन ने उदासीनता वक्र विश्लेषण को नई बोतल में पुरानी शराब कहा है। रॉबर्टसन्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट्स है, ये तीनों आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से देख लें। जो रॉबर्टसन है उदासीनता वक्र को नई बोतल में पुरानी शराब कहे हैं। नाइट ने इसे अलौकिक व्यवहार का अध्ययन करने में असफल बताया है। न्यूमैन एंड मॉर्गस्टन ने उपभोक्ता व्यवहार का जोखिम या अनिश्चितता का सिद्धांत कहा है। आगे है कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में आय प्रभाव एंड प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। तो आय प्रभाव में कीमत प्रभाव इक्वल टू होती है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। कीमत प्रभाव अन्य बातों को समान रहने पर एवं उपभोक्ता की आय एवं वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में जो परिवर्तन होता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं।
देखिए इसको अच्छे से समझिए कि अन्य बातों के समान रहने पर एवं उपभोक्ता की आय एवं उनके वस्तु की कीमत और स्तर स्थिर रहने पर, आय और कीमत दोनों स्थिर रहने पर, दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में जो परिवर्तन होता है उसको कीमत प्रभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की संतुलन बिंदु में जो बदलाव होता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। इसे नीचे के रेखा चित्र में दिखाया गया है। इसे देखिए, प्रारंभ स्थिति एमएन है, प्रारंभ की स्थिति एमएन है। इसके बाद ई दो पर उपभोक्ता संतुलन हो रहा है। वाई पी एक्स जो बजट रेखा है वो एमएन से एमएन डैश की ओर जाता है, तो ई से E1 जाना प्राइस इफेक्ट कहलाता है। इस तरह E1 से E2 कीमत प्रभाव कहलाती है। इसी तरह PX बढ़ जाती है तो E2 से E2 से E1, E1 से E जाती है। ये सब तीनों जो है वो कीमत प्रभाव का कारण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये कीमत उपभोग वक्र। कीमत प्रभाव के फलस्वरूप प्राप्त उपभोक्ता संतुलन बिंदु के मिलाने से जो रेखा प्राप्त होता है उसे कीमत उपभोग वक्र कहते हैं। सामान्य वस्तु के संदर्भ में PCC ऋणात्मक ढाल वाला या बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है क्योंकि मांग का नियम लागू होता है। पूरक वस्तु के संबंध में PCC धनात्मक ढाल वाला या बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होती है। ये हो जाता है वो पूरक वस्तु के केस में होती है। स्थापन वस्तु के केस में क्या होती है? स्थापन वस्तु में PCC एक अक्ष के समांतर होती है। ये हो स्थापन, ये हो गया पूरक और ये हो गया वो आपका सामान्य वस्तु के केस में। तीनों वस्तु के केस में देख लिया हम लोग। अब उसके बाद है गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु के संबंध में जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन होगा वैसे वैसे वाई अक्ष की ओर PCC झुकता हुआ होगा। ये देखिए वाई की अक्ष की ओर झुकता हुआ है। अब देखिए ये जो तीनों है सामान्य वस्तु, पूरक वस्तु, स्थापन वस्तु और गिफिन, ये आपका 4 हुआ। चारों का इसमें एक रेखाचित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो देखिए ये नोट्स में इसे अच्छे से देख लीजिए। ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ये PCC जो सामान्य के केस में होगा ऊपर से नीचे की ओर होगा, ये PCC हो गया। और प्रतिस्थापन के केस में एक्स अक्ष के समांतर हो गया। और पूरक के केस में वो सीधा एक्स और वाई के बीच में जाएगा। और घटिया गिफिन वस्तु के केस में वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वाई अक्ष के ओर मुड़ते जाएगा। जॉइंट्स गुड्स और ये अनुपूरक मेरिट वस्तु के केस में घटिया और गिफिन, इसको में है कि क्या है, गिफिन वस्तु में डिमांड लो फ्लो होती है। गिफिन वस्तु में डिमांड लो फ्लो होती है। धन्यवाद।